हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो 2 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, तीसरी शुरू कर चुके हैं। मतलब मजा आ रहा है तुमको? 2 दिन 4 दिन में जेनेटिक्स एंड फिर जो अगले 4 दिन में बायोकेमिस्ट्री। ऑब्वियसली हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है, और ऑब्वियसली तुम ये चीज समझ सकते हो कि 2 महीनों में पूरा सीएसआर का सिलेबस खत्म करना आई थिंक पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। बट 40 मिनट्स 50 मिनट्स के लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। रोज 6-7 घंटे अगर हम इसी स्पीड से पढ़ें तो आराम से 2 महीने में भी सिलेबस रिवाइज किया जा सकता है। रिवाइज किया जा सकता है, पढ़ा जा नहीं जा सकता। मतलब सीख नहीं सकते हो आप एकदम से चीज़ों को फर्स्ट टाइम पढ़ के। ठीक है, तो हम इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। और इकोलॉजी में कल मैंने तुमको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। एक था स्पीशीज इंटरेक्शन, जिसमें हम लोगों ने कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, न्यूट्रलिज्म और पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, कॉम्पिटिशन, इसके बारे में बात की थी। कॉम्पिटिशन का कुछ फैक्टर आज भी आएगा। कल मैंने कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि वो आज हम पढ़ने वाले थे पॉपुलेशन इकोलॉजी में। कंपटीशन में हम जैसा कि समझते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब स्पीशीज 1 जो है वो स्पीशीज 2 पे नेगेटिव इंटरेक्शन देगी, और स्पीशीज 2 जो है वो भी स्पीशीज 1 पे आपका नेगेटिव इंटरेक्शन ही देने वाली है। तो वो जो बायोटिक इंटरेक्शन है उस पर आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे। उसके अलावा जब हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने हायरार्की समझी थी एक, कि कैसे आपका पूरा बायोस्फीयर डेवलप होता है। और उसके अंदर जो सेकंड लेवल था हायरार्की का, फर्स्ट तो था ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, सेकंड लेवल था हमारा पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलकर फिर कम्युनिटी बना रहा था, और कम्युनिटीज मिलकर फिर इकोसिस्टम बना रही थी। सही है। तो जो पॉपुलेशन वाला लेवल है वो अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम की एक बेसिक यूनिट होगी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडिंग योर इकोसिस्टम, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। या अब पॉपुलेशन में दूसरी बात एक और आ जाती है भैया, कि पॉपुलेशन में कल मैंने तुमको बोला था कि एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन होती है। एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, आप उसको पॉपुलेशन डिफाइन कर देते हो। तो जब भी आपको इवोल्यूशन भी स्टडी करना होता है तो भी आपको पॉपुलेशन थोड़ा मदद करती है। लेकिन अगर आपको इवोल्यूशन को स्टडी करना है पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो फिर आपको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप ट्रेस करोगे। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, फिर हम धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ते जाते हैं और चीजों को समझते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। सो ऑब्वियसली दिस इज द 10th लेक्चर ऑफ योर संभव सीरीज। और संभव सीरीज जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि इट इज अ फ्री सीरीज ऑफ 60 डेज, जो हम लोग स्पेसिफिकली सीएसआर नेट, जेजीडब्ल्यू बिल्स, आईआईटी जैम और दूसरे पीएचडी एंड एमएससी एंट्रेंसेस के लिए चला रहे हैं। इसके जो नोट्स एंड टेस्ट हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। नोट्स में जो चीजें मैं तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे काफी डिटेल में चीजें अवेलेबल है। जैसे कल हमने सक्सेशन के बारे में बात की थी, तो सक्सेशन की जो एग्जांपल्स है वो नोट्स में अवेलेबल है, वहां से तुमको उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता उन चीजों पे। उसके बाद में टेस्ट आपके अवेलेबल हैं डिटॉक्स बायोलॉजी ऐप पे, बट ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो तो, आप चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं चाहते हो तो इट्स ओके। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, तो लिंक से आप डायरेक्टली टेस्ट अपलोड जो है अपलोडेड टेस्ट है उसको दे सकते हो। ठीक है, चलो। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? So today we are going to discuss the core concept of population ecology। और जब हम population ecology के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि कैसे population जो है वो आपकी स्टेबल होती है, कैसे population एग्जिस्टेंस में आती है, क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो population को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं या नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के साथ में कैसे इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बदलती है, और कैसे इन्वायरमेंट पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट करके पॉपुलेशन को अपने हिसाब से मैनेज करता है। ठीक है, तो बेसिकली डायनामिक्स को हमको समझना है। डायनामिक्स मतलब जो बदलाव हो रहे हैं आपके पॉपुलेशन में, वही सारी चीजें हम लोग जब एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, एक नेचुरल पर्सपेक्टिव से, एक हैबिटाट पर्सपेक्टिव से जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग इजी भाषा में पॉपुलेशन इकोलॉजी कह देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खेल जो है वो फैक्टर्स का है और उनके रिजल्ट्स का है, कि क्या रिजल्ट्स आपके पॉपुलेशन पे आ रहे हैं, है ना। सिंपल बात है, परफेक्ट। 4 बेसिक बातें अपन यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी में करेंगे। पहला होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। सही है, पहली चीज क्या होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन और उसके सर्वाइवल को, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई चीज सर्वाइव कर रही है तभी वो पॉपुलेशन क्रिएट कर पाएगी, वरना तो क्रिएट ही नहीं कर पाएगी। मर जाएंगे इंडिविजुअल तो कैसे ग्रुप बनेगा इंडिविजुअल का? ये तो बहुत आसान सी बात है। इसी के बाद अगला पॉइंट अपन समझेंगे कि प्रॉपर्टीज और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि कैसे ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है पॉपुलेशन की। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा अपना सर्वाइवरशिप कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1-2 क्वेश्चन इससे हमेशा आ जाता है। और आखिरी में होगा अपना KNR स्ट्रेटेजीज। ये बेसिकली पॉपुलेशन का सिलेक्शन पैटर्न होंगे, कि कैसे आपकी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सिलेक्ट होती है। सिलेक्शन पैटर्न होगा ये बेसिकली, कि पॉपुलेशन हाउ दे गेट सिलेक्टेड। कुछ बुक्स में, अच्छी की बुक्स में इनको स्लैश करके अडेप्टेशन भी कह दिया जाता है। दीज आर द अडेप्टेशंस। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस।
ये अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है, तुम इसको पॉपुलेशन सिलेक्शन पैटर्न बोल सकते हो, तुम इसको पॉपुलेशन डायनामिक पैटर्न बोल सकते हो एज पर द इन्वायरमेंट। अभी मैंने बोला था ना, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगी, इन्वायरमेंट पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो वो सारी चीजें अपन के और आर में डिस्कस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉपुलेशन एज अ बेसिक डेफिनेशन। बेसिकली कहानी जब हम पॉपुलेशन की कहते हैं तो हम कहते हैं कि भैया जितने भी इंडिविजुअल, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग अ कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी कुल मिला के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, जो जब रिप्रोडक्शन करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके, उसको आप कहते हो क्या? पॉपुलेशन। तो बेसिकली इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग अ कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया एंड गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अपॉन रिप्रोडक्शन। और अब जब मैंने बोल दिया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑन रिप्रोडक्शन, तो जॉन रे ने जो बेसिकली आपका स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि स्पीशीज की डेफिनेशन भी यही कुछ इस तरीके की होती है कि भैया जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो कहानी पॉपुलेशन और स्पीशीज एक जैसी है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हम स्पीशीज बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जब इकोलॉजी में आते हैं तो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनके अंदर जो गैमेट्स है वो फ्यूज हो पा रहे हैं, और फ्यूज हो पा रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका जो जीन पूल है वो कॉमन है। कॉमन जीन पूल शेयर करेंगे ये लोग, सभी लोग जो होंगे कॉमन जीन पूल शेयर करेंगे। जीन पूल का मतलब क्या होता है, ये मैंने जेनेटिक्स के लेक्चर 1 में बताया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हो। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक एलील्स एंड जीन्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है ना, जेनेटिक्स बहुत रिलेटेड है वैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी में। चलो, तो अगर जेनेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे तो वो संभव सीरीज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर एक बार प्लीज देख के इस लेक्चर को वापस रिवाइज करना, उनको मतलब मजा ही आ जाएगा इसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है हमारे पास ऐसे जो पॉपुलेशन की साइज को रेगुलेट कर सकते हैं या उसको चेंज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, पहले इसको देख लो, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। देखो, किसी भी एरिया में जब भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनहेबिट करना शुरू करते हैं, मतलब रहना शुरू करते हैं, तो अब वहां पे क्या होता है, वो अपने उस एरिया को अपने हिसाब से बदलते हैं। जैसे तुम कहीं जंगल में जाके रहने लगोगे तो तुम क्या करोगे, पेड़ वेड़ काट के बकायदा वहां घर वगैरह बनाओगे, कोशिश करोगे कि आसपास पानी का एक सोर्स हो, खाने का इंतजाम करोगे, कोशिश करोगे कि यहाँ पे किस तरीके के आपके फल फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिर कोशिश करोगे कोई एनिमल मिल जाए आपको, मतलब एनिमल मिल जाए इन द सेंस आप हंट करने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हैबिटाट, वो कितने इंडिविजुअल्स को अपने अंदर सस्टेन कर सकता है, उसी को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। इसके लिए मैं यूजुअली एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूज करता हूं, अपना चारपाई का, पलंग का एग्जांपल। अब चारपाई है अपने पास में, सपोज करो एक 6x3 की चारपाई है, पलंग है, खटिया है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो 12 लोगों को बिठा के रख सकती है, मतलब 12 लोग उस पर आसानी से बैठ सकते हैं, लेटना नहीं है, बैठ ही सकते हैं। तो जब 12 लोग उसके ऊपर बैठेंगे और मान लेते हैं एक का वजन 100 किलो मान लेते हैं ना, कि 100 किलो के 12 लोग वहां पे बैठ सकते हैं, मतलब 1200 किलो उसका क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। लेकिन तुम एक कॉमन सेंस बात बताओ, अगर 1200 किलो उसके ऊपर आप रखोगे, मतलब 12 आदमी आप वहां पे बिठा दोगे या 12 इंडिविजुअल्स बिठा दोगे 100 किलो के, तो क्या चांसेस नहीं होंगे कि वो जल्दी टूट जाए, क्योंकि आप उसको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चला रहे हो। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 12 लोगों को बिठाने की और आपने 12 ही बिठा दिए, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी मतलब कुछ ही समय बाद वहां से उसके अंदर कमजोरी आए और कमजोरी के बाद वो टूट जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर हैबिटाट को उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जितने वो सस्टेन कर सकता है उतने ही पॉपुलेशन इंडिविजुअल उसके अंदर डाल दो, तो वो अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। और अनस्टेबल रहेगा तो कभी भी क्या हो सकता है, वहां पे एकदम से बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। इट कुड बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट कुड बी एनी नेचुरल कैलेमिटी, इट कुड बी एनीथिंग। आ रही बात समझ में? पहाड़ों पे घरों का एग्जांपल ले लो, एक हद तक पहाड़ पे घर बनाना ठीक है, उसके बाद में अगर और ज्यादा घर बनाते जाओगे तो वहां पे कैरिंग कैपेसिटी के रीच कर जाओगे आप, और रीच करने के बाद जब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे चले जाओगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनस्टेबल कंडीशन। बट एक कैरिंग कैपेसिटी और होती है, तो इस कैरिंग कैपेसिटी को तो अपन क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। फिर एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी। अब 12 लोगों को बिठाने की जगह है वहां पे, आपने 8 या 9 लोगों को बिठा के रखा है पलंग पे, पलंग पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबल, वो 8 लोग 9 लोग जब तक बैठना चाहे तब तक बैठे, पलंग कभी टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम तो 12 की है, लेकिन आपने बिठा कम रखे, तो आप उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं हो, आप उसकी ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी पे हो। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना, 12 लोग जब बैठेंगे तो वो ऐसे फंस के बैठेंगे, तो इधर उधर धक्का मुक्का करेंगे, तो इस वजह से पलंग हिलेगा और अल्टीमेटली टूट जाएगा। लेकिन जब 9 लोग बैठेंगे तो वो आराम से बैठेंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ज्यादा पलंग पे प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि हिले डुलेंगे नहीं,
और आपका पलंग पलंग जो होगा वो लंबे समय तक चलेगा। सेम केस है हैबिटाट का। हैबिटाट में अगर आप ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी पे चीजों को रखोगे तो क्या होगा, वहां पे आपका वो लंबे समय तक रहेगा और कंपटीशन इतना डेवलप नहीं होगा। अरे समझ, वो जो जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है ना पलंग पे, वो कंपटीशन नहीं आएगा ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी पे। अब जब पलंग पे जगह के लिए कंपटीशन है तो हैबिटाट में किसके लिए कंपटीशन है? रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। तो ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी वो होती है जहां पे आपका हैबिटाट स्टेबल होता है। यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही ऑब्वियसली, बट उतना ज्यादा नहीं होता है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आए। और मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे अनस्टेबल होता है। कैरिंग कैपेसिटी आपको हमेशा के से डिफाइन करनी है। अब के अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं इसको यूज करूंगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, हैबिटाट का क्या मतलब होता है। हैबिटाट बेसिकली उस एरिया को बोलते हैं जहां पे आपकी पॉपुलेशन, या अगर ऑर्गेनिज्म के टर्म्स में बोलो तो ऑर्गेनिज्म रहता है। तो बड़ा सा जैसे जंगल है, इस पर्टिकुलर जंगल में यहाँ पे ये पूरा इसका हैबिटाट हो गया, तो यहाँ पे ये इसका रीजन हो गया जहां पे ये रहता है, तो इसको अपन बोल दिया हैबिटाट भैया। लेकिन अब एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं निश। ये वर्ड दोनों कंफ्यूजिंग है। तो हैबिटाट मतलब तुम ऐसा समझ लो कि जगह जहां पे आप रह रहे हो और आप उस जगह को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो। ऑब्वियस बात है, जहां पे आप जंगल में जाके रहोगे, वहां पे आप पेड़ वेड़ काटोगे, अपना ट्री हाउस वगैरह बनाओगे, हाउस बनाओगे, झोपड़ी वगैरह बनाओगे, तो आप अपने हिसाब से उस एनवायरमेंट को नहीं बदल रहे हो, ऑब्वियसली बदल रहे हो। तो ये आपका हैबिटाट हुआ। लेकिन जो आप इंटरेक्शंस कर रहे हो, मतलब इन्वायरमेंट आपके ऊपर जो इंपैक्ट दे रहा है और जो आप उसके साथ में इंटरप्ले कर रहे हो, जो इंटरेक्शन कर रहे हो बायोटिक फैक्टर्स के साथ, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में, फंक्शनल जो आपके प्रॉपर वहां पे उस पर्टिकुलर जगह में हो रहे हैं और उनके इंपैक्ट, वो सारी चीजें आपके निश में कहलाई जाती है। तो निश क्या हो गया? बेसिकली ऑल द इंटरेक्शंस ऑर्गेनिज्म हैविंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन दैट एनवायरनमेंट एंड ऑप्टिमम सर्वाइवल प्राप्त करने के लिए, ये सारी चीजें निश में क्या होगी? तो निश एक वो जगह होगी जो होगा तो हैबिटाट के अंदर ही। सपोज करो कि ये वो पर्टिकुलर जगह है जो इसका निश है, तो निश बेसिकली सारी फंक्शनिंग एबिलिटीज हो गई इसकी, सो दैट इट कैन सर्वाइव बेटर इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सर्वाइवल का क्या मतलब है? अब तीन बातें हैं सर्वाइवल में जो यूजुअली इकोलॉजी में की जाती है। एक तो लंबा चाहिए, खाना उसको प्रॉपर मिल जाए, और तीसरा मेटिंग पार्टनर ढंग से मिल जाए। ये तीन चीजें अगर प्रॉपर चल रही, ऑप्टिमम फॉरेजिंग, मेटिंग पार्टनर के लिए प्रॉपर मतलब सेक्सुअली फिट होना चाहिए तो ही मेटिंग पार्टनर मिलेगा ऑब्वियसली, और रिप्रोडक्टिव सक्सेस जिसको अपन कह देते हैं, और तीसरी चीज आपकी क्या मिल गई? आपका स्पेस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ये सारी तीन चीजें जो है आपको ऑप्टिमम सर्वाइवल बता देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैंने एक वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले, कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंपटीशन क्यों होगा? अब देखो यहाँ पे जब उस शेर कुत्ता बिल्ली यूपीएससी या सीएसआर का एग्जाम नहीं लिखने वाले हैं, वाई? बिकॉज उनको चाहिए ही नहीं कि भैया हमको तो जेआरएफ चाहिए या हमको नेट निकालना है या एलिजिबिलिटी चाहिए। उनके लिए कंपटीशन क्या होगा? उनके लिए तीन कंपटीशन है। एक तो फॉरेजिंग, खाना ढूंढना, एक स्पेस, और एक मेटिंग पार्टनर, मेट। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कंपटीशन चलता है। अब अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं, बट मैं काफी सारे के कंपटीशन होते हैं, मैं तीन पे बात कर रहा हूँ। एक होता है सिमेट्रिक कंपटीशन, जैसे कैंगरू में होता है, या आपके अलग अलग बहुत सारे जिनके अंदर ये मेल में कंपटीशन और फीमेल में कंपटीशन होता है एनिमल्स के अंदर, है ना। जैसे स्वयंवर समझ लो, सिमेट्रिक कंपटीशन है स्वयंवर। नहीं, वैसे स्वयंवर एसिमेट्रिक कंपटीशन है, बट अभी के लिए मान लो जैसे कैंगरू है तो दो मेल्स हैं और दोनों मेल्स बराबर ही ताकतवर है, बराबर साइज में है, तो ये सिमेट्रिक कंपटीशन है। एसिमेट्रिक कंपटीशन बिटवीन टाइगर एंड डियर, तो ये जो कंपटीशन है टाइगर एंड डियर का, ये एसिमेट्रिक कंपटीशन। ऑब्वियसली टाइगर ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़ा है, इस वजह से वो डियर के ऊपर थोड़ा हैवी पड़ सकता है, बट डियर आल्सो हैव दैट टेंडेंसी टू मेक देम बेटर, व्हाट यू कैन से, बेटर रनर। या देन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि एक स्पीशीज जो है वो क्या करे, आपके स्पीशीज 2 के रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इंटरफेरेंस दे। तो ये क्या कर रही है? स्पीशीज 2 को रिसोर्स यूटिलाइज नहीं करने दे रही ढंग से। अब मान लो जैसे गार्डन है, उस गार्डन में आपके अलग अलग जानवर रहते हैं। अब क्या किया, एक जानवर ने इसे गड्ढा खोद के यहाँ पे अपना ये बना लिया पूरा रीजन। अभी दूसरे जानवर इस गड्ढे के आर पार आ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसने क्या किया, स्पीशी 1 ने स्पीशीज 2 को रिसोर्सेज यूज करने से इंटरफेयर किया। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। ऐसे एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, अलग अलग और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब से बेसिक सा यही था। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑफ पॉपुलेशन समझ लिया। बेसिकली हमने हैबिटाट, निश, इसके बारे में समझा, कंपटीशन के बारे में समझा। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट कोर कुछ कुछ है। पहला होता है नेटैलिटी। नेटैलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट, बर्थ रेट। अब रेट जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये पर यूनिट टाइम पे चलेगा हमेशा, कि कितने लोग भैया आपके पैदा हुए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड। अब इंडिया में अगर बर्थ रेट निकालना चाहो तो एक सेकंड पे भी निकाल सकते हो,
क्योंकि बड़ा पॉपुलेशन साइज है, तो 1 सेकंड में भी बर्थ रेट निकल जाएगा, घंटे में भी निकल जाएगा, 10 सालों में भी निकल जाएगा, 50 सालों में भी निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे हमेशा बर्थ रेट क्या करेगी, आपकी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करने का काम करेगी। कॉमन सेंस है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बर्थ रेट आएगा और उतना ज्यादा पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। फिकंडिटी और फर्टिलिटी दो वर्ड होते हैं जिसमें यूजुअली कंफ्यूजन रहता है। फिकंडिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकता है। तो अगर एक ह्यूमन फीमेल की बात करें तो वो उनका जो प्यूबर्टी हिट होता है शायद 12 से 14 साल के बीच में, शायद क्या एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इतना पता है। तो 12 से 14 साल के बीच में उनका प्यूबर्टी हिट होता है। उसके बाद में उनके अंदर प्रोबेबिलिटी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती कि वो बच्चे पैदा करें, तो हम मान के चलते हैं कि भैया 20 साल से बच्चे पैदा कर सकते हैं एक ह्यूमन फीमेल। मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन भी आपका शुरू हो जाता है 15 के आसपास से। तो आपका हम एक फीमेल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेल में तो ऐसा सीन है कि भैया एक मेल तो है वो तो सारी फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है, इतने ज्यादा स्पर्म डेवलप होते हैं उसके अंदर। तो हम फीमेल की बात करते हैं। एक फीमेल एक साल में एक बच्चा तो पैदा कर ही सकती है। 9 मंथ का जेस्टेशन मान लो, 3 महीने का क्या मान लो, आपका फ्री पीरियड मान लो जिसमें वो रिकवर कर रही है। तो जनवरी में अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है तो आपका क्या होगा, सितंबर में बेबी डिलीवर हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का गैप मान के फिर जनवरी में प्रेगनेंसी हो जाए। सपोज करना है ना, इसको इस तरीके से समझो। तो एक फीमेल जो है मान लो वो 18 से लेके आपका मीनोपॉज मान लेते हैं अपन 42 पे, तो 18 से लेके 40 तक तो हो गए 22 साल और 2 साल और मतलब 24 साल। कुल मिला के वो 24 बेबीज पैदा कर सकती है एक फीमेल। बट तुम्हें कोई बात बताओ कि क्या कोई भी ऐसी फीमेल है जिसने अपनी एक लाइफ टाइम में 24 बच्चे पैदा किए? Obviously not. And that is known as the fecundity, the maximal capacity to reproduce or the amount of reproduction we have. That is fecundity. Fertility क्या होता है? Realized birth rate. तो ये ideal birth rate होती है fecundity, और fertility क्या होता है आपका? Realized birth rate. Realized birth rate कितना होगा? अभी शायद 1.75 समथिंग कुछ है इंडिया का, है ना? तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक फीमेल जो है अपने पूरी लाइफ टाइम में 1.75 पौने 2 बच्चे पैदा करती है। पौने 2 बच्चे पैदा करती है मतलब ऐसा मत समझना कि एक 25% छोटा बच्चा पैदा होता है इसलिए पौने 2 बोल रहे हैं। पौने 2 मतलब अगर 100 फीमेल है तो 175 बच्चे उनके ऊपर एवरेज पैदा होंगे। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। ना दूसरा होता है आपका मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी ऑब्वियसली डेथ रेट है। डेथ रेट जो है आपका ऑब्वियसली साइज डिक्रीज करेगी, जितना ज्यादा डेथ रेट बढ़ेगा उतना साइज डिक्रीज होता जाएगा पॉपुलेशन का। इसमें भी रियलाइज डेथ रेट और आइडियल डेथ रेट। आइडियल डेथ रेट वही होगी कि आपके मैक्सिमम कितने डेथ हो सकती है और अकॉर्डिंगली, और आपके पास में रियलाइज डेथ रेट क्या होता है, अरेंजमेंट आपका जितने एक्चुअली मरे उतने। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर और आगे चले अपन, तो फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्रोथ रेट। ये बर्थ रेट था, ये डेथ रेट था, और एक अब ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन की ग्रोथ किस बेसिस पे हुई है? तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है आपका डीएन अपॉन डीटी। डीएन अपॉन डीटी, और डीएन अपॉन डीटी निकालने का एक सिंपल तरीका होता है बर्थ कितने हुए प्लस इमिग्रेशन कितना हुआ, लोग कितने अंदर आए, डेथ्स कितनी हुई और ई माइग्रेशन कितना हुआ। तो इमिग्रेशन है ये और ये ई माइग्रेशन है, मतलब बाहर कितने लोग चले गए। तो जितने बर्थ रेट है, आई मीन बर्थ रेट नहीं, बर्थ हुए प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ कितनी हुई और ई माइग्रेशन, और अपॉन में लिख दिया टाइम। तो ये आ गई आपकी बेसिक फॉर्मूला डीएन अपॉन डीटी का। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये तो मैंने बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ्स बोली, जब इनको आप बर्थ रेट और डेथ रेट में सॉल्व करोगे तो आपका एक आर की वैल्यू निकल के आएगी जो आपकी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होगी, और इसके बेसिस पे आर जो है ये ग्रोथ रेट है पर कैपिटा, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन को ग्रो करवाने में कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इट्स ग्रोथ रेट पर कैपिटा। तो इट इज डीएन अपॉन डीटी आर विच इज पर कैपिटा ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय n0। n0 क्या है? इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज नोन एज योर n0। यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। नाउ आगे अगर चलते हैं तो अब एक नया प्रॉपर्टी आता है जिसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। देखो ये सारी चीजें तुमने बेसिकली पढ़ रखी है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, हम थोड़ा स्पीड से चलाएंगे इस लेक्चर को। एज स्ट्रक्चर की अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो ये भैया एज स्ट्रक्चर आपको क्या समझाता है? ये आपको बताता है कि पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन कौन सी वाली पर्टिकुलर एज कैटेगरी में लाई कर रहा है। एज कैटेगरी मतलब हम 3 एज कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पे। एक होती है अपनी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिनके अंदर अब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज नहीं है ना। एक होती है अपनी रिप्रोडक्टिव, जो येलो वाली है वो है रिप्रोडक्टिव। जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज रिप्रोडक्टिव, मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन करने के सक्षम है और मतलब जवान समझ लो। और जो ब्लू वाली है ये अपन ले लेते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये 3 एज कैटेगरीज अपन ने बना दी। अब पॉपुलेशन की एज भी इसमें डिफाइन हो जाएगी कि जितने भी लोग होंगे जो प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब जिनके अंदर भी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है, वो बच्चे वो सारे कहाँ जाएंगे आपके प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में आपके कितने हो जाएंगे? सारे जवान लोग हो जाएंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में सारे बूढ़े लोग हो जाएंगे जिनके अंदर अब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बची है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है
इस तरीके का, ऐसे पिरामिडल बिल्कुल पॉइंटेड, इसको अपन बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। ठीक है, तो अब इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ग्वाटेमाला, नाइजीरिया वगैरह, नाइजीरिया और ये सब, ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुमको सिर्फ बेसिक अरेंजमेंट याद रखना है कि इसमें रैपिड ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, मतलब जवान लोग बहुत ज्यादा हैं और बच्चे बहुत ज्यादा है, तो बहुत तेजी से ग्रो करेगी पॉपुलेशन। जैसे इंडिया के केस में अपन बोल रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक वर्ड सुना होगा तुमने, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमको अभी क्या है, फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कमा सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेट में है, और कमा के वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी पेट पाल सकते हैं और बड़ों का भी पेट पाल सकते हैं। हमेशा ये बेस्ट स्टेट होती है कि आपका, अब ये बेस्ट स्टेट का मतलब ये नहीं कि रैपिड ग्रोथ बेस्ट स्टेट होती है, तो खत्म हो जाएगा, फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे ऐसे। नाउ स्लो ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि आपका यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है, मतलब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी और बूढ़ों की संख्या बहुत कम थी। यहाँ पे वो जो ग्राफ का बेस की चौड़ाई है वो कम हो गई है, मतलब यहाँ पे बच्चे, बूढ़े और आपके जवान ये ऑलमोस्ट बहुत इक्वल तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे और बूढ़े जो है वो कंपेरेटिवली बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े आपके कम हैं, और जो जवान है वो क्या है, इन दोनों को फीड करने के हिसाब से सही है। आगे आते थे तो जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ मतलब जितने आपके बूढ़े हैं उसके आसपास ही आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जितनी आपकी बर्थ रेट आएगी उतना ही आपका डेथ, सॉरी जितनी आपकी डेथ रेट होगी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जितनी आपकी डेथ रेट आएगी उतनी आपकी बर्थ रेट भी आएगी, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर भी जा रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है स्लो ग्रोथ में, यहाँ पे पैदा होने की स्थिति थोड़ी ज्यादा है और मरने की संख्या उतनी कम है, यहाँ पे पैदा होने की संख्या बहुत ज्यादा है और मरने की संख्या बहुत कम है। फिर आ जाते हैं अपन नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है, मरने वाले बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब देखो ना यहाँ पे ये वाला रीजन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हो गए। चाइना में जैसा अभी हो रहा था, तो चाइना में शायद तुमको पता होगा कि वहाँ पे लव रिलेशनशिप बनाने के लिए और इनकरेज किया जा रहा है स्कूल्स में बच्चे पैदा करने के लिए, तो पता नहीं क्या क्या करते थे चाइना वाले। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो बहुत कम है, देखो ना बच्चे कितने कम है यहाँ पे, और आपकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो चाइना में ये स्थिति बनी थी, वहां पे बहुत ज्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत गिर गया था, है ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में चला गया था, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हुई उनको। तो उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी बना दी, वन चाइल्ड पॉलिसी के इश्यूज होने की वजह से फिर ये हो गया। ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे, अच्छा पॉइंट है ये, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सर्वाइवरशिप कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, सर्वाइवरशिप कर्व से अच्छे सवाल बन जाते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो हमेशा बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज। अब सवाल उठता है कोहॉर्ट का क्या मतलब होता है। देखो यूजुअली कोहॉर्ट एक सिंपल वर्ड में अगर मैं तुमको समझाऊं तो तुम इसके समझ लो कि तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और तुमने उस कोचिंग ज्वाइन में फर्स्ट डे से लेके, मान लो डिटॉक्स पे ज्वाइन किया तुमने, तो फर्स्ट डे से लेके तुम्हारे सिलेक्शन तक मैंने तुम्हारे साथ में सारी चीजें करी, तुमको पूरा स्टडी किया, तो मैंने तुम लोग तुम्हारा एक कोहॉर्ट स्टडी किया। कोहॉर्ट बेसिकली स्टडी होती है कि जब आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेते हो और उसके जन्म से लेके उसकी लाइफ पूरी कंप्लीट होने तक जब आप उसको स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं बेसिकली कोहॉर्ट स्टडी। लाइफ टेबल करके कॉन्सेप्ट होता है, वो भी कोहॉर्ट से रिलेटेड होता है, उसमें दो तरीके के कोहॉर्ट रिलेटेड और एज रिलेटेड और स्टैटिक और हॉरिजॉन्टल और अरेंजमेंट बनते हैं। तो लाइफ टेबल में भी हम कोहॉर्ट स्टडी भी करते हैं कि बच्चे पैदा हुआ, अब जैसे मान लो कोई मॉस्किटो है, मॉस्किटो की लाइफ ऐसा थोड़ी होगी बहुत बड़ी होगी, तो उसके लिए आप जब से उसका अंडा हुआ, मतलब वो अंडा जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग से लेके आप पूरा उसकी लाइफ खत्म होने तक जब उसको स्टडी करके पूरा डेटा बनाते हो उसको कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। समझ में आया बात। इसीलिए आजकल बैचेस के लिए एक वर्ड और नया यूज होता है, वो जो अच्छी जगह पे अलग दूसरे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो कोहॉर्ट बोलते हैं, फर्स्ट कोहॉर्ट, सेकंड कोहॉर्ट, थर्ड कोहॉर्ट, ठीक है परफेक्ट। अब तीन तरह के सर्वाइवरशिप कर्व हमारे पास होते हैं। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, अगर कोहॉर्ट स्टडी क्यों होगी, क्योंकि आप उसकी लाइफ पूरी स्टडी कर रहे हो, तो पैदा होने से लेके वो मतलब बर्थ से लेके डेथ तक पूरी बात कर रहे हो, इसी वजह से आप ये सर्वाइवरशिप कर्व बना सकते हो। कुल मिला के तीन तरह के सर्वाइवरशिप कर्व हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे पास में टाइप 1 कर्व, इट इज टाइप 1 कर्व, है ना। टाइप 1 कर्व को हम कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं। ये है टाइप 3 कर्व जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और जो सेकंड वाला होता है इसको डायगोनल भी बोल दिया जाता है, टाइप 2 कर्व। यूजुअली यहाँ पे तीन एग्जांपल भी दे रखे हैं। ह्यूमंस जो है वो टाइप 1 कर्व में फॉल करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में आपका क्या होता है अरेंजमेंट डायगोनल, और ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर इसका अलग एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। तो अभी के लिए तुम इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी याद रखोगे तो चलेगा तुम्हारा, मतलब इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी यहाँ पे टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 कर्व देखो यहाँ पे ध्यान से, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पे परसेंटेज सर्वाइवल जो लॉग स्केल पे,
लॉग इस पे क्यों लिया हमने, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ रहेगी तो हम छोटा करते हैं ना, इतने बड़े लेवल पे आप कोहोर्ट स्टडी करोगे तो छोटा कर दिया लॉग लेके। अब देखो यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50% कौन जिंदा रहा और 100% जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कितने लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। अगर यहीं पे मर गए 10% पे मर गए मतलब बच्चे थे तभी मर गए, 50% मतलब जवानी में मर गए और 100 मतलब जितनी लाइफ कंप्लीट करना चाहिए थी उसके बाद मरे। तो जो टाइप 1 वाले होंगे वो क्या होंगे, अपनी बचपन में बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मेंटेन करते हुए बहुत पूरी लाइफ जी के और फिर मरेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है टाइप 1 में। टाइप 1 में हम लोगों ने बात करनी है कि भैया यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीते हैं, बहुत लंबी लाइफ जीते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होती है इनकी वो रेट कम होती है, जैसे एग्जांपल लार्ज एनिमल्स, ह्यूमंस, एलिफेंट्स वगैरह, है ना। उसके बाद में आता है टाइप 2 कर्व। टाइप 2 में लगातार इनकी अलग अलग जगह पे हर जगह जो है लगातार लाइफ जो है मतलब जो सर्वाइवरशिप है वो गिरती रहती है। इसका ये मतलब गिरती रहती का क्या मतलब है, मतलब ये जब बच्चे रहेंगे तो भी इनकी जो मरने की रफ्तार है वो सेम रहेगी, और जैसे जैसे आप बढ़ते बड़े भी होते जाओगे तो हर एक जगह पे एक जैसे ही मरते हैं। जैसे कुत्ते का एग्जाम्पल लेते हैं, डॉग्स। अगर तुम अपने आसपास स्ट्रे डॉग्स को नोटिस करोगे तो वो बहुत सारे बच्चे पैदा करती है। जैसे जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो एक फीमेल 7-8 बच्चे पैदा करती है, और तुम एक चीज नोटिस करोगे कि हर थोड़े समय में उसके बच्चे मरते जाते हैं। कई बार तो पूरा का पूरा क्लच गायब हो जाता है, क्लच मतलब जितने बच्चे पैदा हुए। उसका कारण सीधा सीधा यही होता है कि हर एक एज में इनका क्या होता है, सर्वाइवरशिप सेम है, कभी भी मर सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन फिर एक आता है टाइप 3 का। टाइप 3 में हम क्या बात करते हैं कि जो बच्चे हैं वही बहुत सारे ज्यादा मर जाते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अडल्ट स्टेज तक जाके अपनी लाइफ को कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। तो टाइप 2 में यही लिखा अपन ने, कांस्टेंट चाइल्ड डेथ रहती है हर एक एज में, बर्ड्स, डॉग्स वगैरह। और टाइप 3 में हमारे पास में हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, मतलब बचपन में ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और इसकी वजह से जैसे सीड डिस्पर्सल, अब जैसे कितने सारे फ्रूट्स और कितने सारे सीड आपका एक ट्री डिस्पर्स करता है, पर तुम खुद सोचो कि कितने सीड उसमें से एक्चुअली अगले ट्री बना पाते हैं, शायद 1% भी नहीं, ये रियलिटी है, 1% भी नहीं। ऐसे फिशेस में होता है, स्नेक्स में होता है ना, टर्टल्स में होता है, फ्रॉग्स में होता है। ये सब में क्या होता है कि वो तो अंडे तो इतने इतने सारे देते हैं बट बेचारे बचते कुछ ही है ना। टेडपोल का अगर तुमने डेवलपमेंट पढ़ा हो, डेव में यूजुअली हम इस पे बात करते हैं, तो टेडपोल के डेवलपमेंट में भी सारे अंडे नहीं बन पाते, कुछ अंडे होते हैं जो टेडपोल बन के और फिर अल्टीमेटली फ्रॉग बनते हैं। अरे बात समझ में, तो तुमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्या अरेंजमेंट है। टाइप 1 में इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत लंबी पूरी करते हैं, बचपन में इनकी डेथ्स कम होती है। टाइप 3 में इसका उल्टा होता है, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादातर लोग पूरी नहीं कर पाते और बचपन में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। परफेक्ट, दिस वाज अबाउट द सर्वाइवरशिप कर्व। एंड देन वी मूव ऑन टू द समथिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कॉल्ड ग्रोथ कर्व्स। ग्रोथ कर्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, और इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। दो मेजर ग्रोथ कर्व्स पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी है, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय n0। ये इक्वेशन अभी पीछे बताई थी, dn अपॉन dt r, जब हम ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे थे। उसी बेसिस पे एक कर्व बनाया अपन ने यहाँ पे लिखा पॉपुलेशन साइज, दिस इज पॉपुलेशन साइज, वेट अ मिनट, राइट, दिस इज पॉपुलेशन साइज एंड दिस इज टाइम। तो समय के साथ साथ अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, नीचे आपकी लाइन थोड़ी सी सीधी दिख रही, क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा लोग ही नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सके और रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सके। लेकिन थोड़े जैसे लोग आपके बचते हैं तो बहुत तेजी से क्या होती है, इसकी जे शेप्ड कर्व आता है, ये जे से बनता है ना, जे शेप कर्व। तो जे शेप कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें आप बोलते हो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हमेशा ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपका जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, आर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या, लगातार चाहे आप कितनी भी ग्रोथ बढ़ाते जाओ लेकिन क्या होगा, आपका आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सब बराबर बराबर बच्चे पैदा करते रहेंगे। इज इट रियली पॉसिबल? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। तो ये वाला जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली मतलब आपके नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप इधर आते हो, लॉजिस्टिक पे आते हो, तो लॉजिस्टिक में आप थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो वापस। तो लॉजिस्टिक अगर अपन बात करें तो इसकी इक्वेशन बनती है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय n0 ये वो वाले, k माइनस n अपॉन के। यहाँ पे एक नई चीज आ गई है k क्या है, अब k का मतलब अभी मैंने तुमको बताया था, इट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली हर एक हैबिटेट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो एक्चुअली जो ग्राफ होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या होता है, शुरुआत में आपकी क्या होती है, ग्रोथ बहुत थोड़ी नॉर्मलाइज होती है, फिर एकदम से एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने के बाद यहाँ पे आता है मैक्सिमम ग्रोथ, है ना, और यहाँ तक आपकी मैक्सिमम ग्रोथ आ गई। ये जे शेप जैसा दिख रहा होगा तुमको, यहाँ से अगर देखोगे तो ये ऐसा सेम ही है, लेकिन यहाँ से फिर इसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो होना शुरू होती है। फिर आप यहाँ पे आके क्या होती है, जैसे ये कैरिंग कैपेसिटी पे रीच करती है, इसको अपन ने के लिखा, यहाँ पे आके ये स्पेसिफाई हो जाती है। तो ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई और अपन बोलते हैं कि अनस्टेबल रहेगी, तो इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखना,
जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे आपका जो आर होगा वो छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाएगी तो आपका आर जो होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बात करते हैं। आर का मतलब पर कैपिटा ग्रोथ रेट। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, एक घर है उसके अंदर एक कपल रहते हैं, 8 कमरे हैं उस घर के अंदर, एक कपल रहता है, 8 कमरे हैं, एक में वो रहते हैं, 7 फ्री है, उनके बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे किए, तो अब क्या हुआ, उन 2 बच्चों का अपना फैमिली हुई तो 3 कमरे ब्लॉक हो गए, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर इस तरीके से अभी मान के चल रहे हैं कि भैया वहां पे एक भी डेथ नहीं हुई है, तो बेसिकली क्या होगा, कुछ समय बाद वो 16-17 लोग हो जाएंगे, फिर वो कमरे कम हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो ग्रोथ होगी बेसिकली वो स्लो हो जाएगी, मतलब बच्चे पैदा करना आप क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होगा, या फिर आप एरिया बढ़ाओ, मतलब हैबिटेट बढ़ाओ, लेकिन हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी कैरिंग कैपेसिटी एक स्पेसिफिक जगह पे है। हर एक हैबिटेट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, और अगर आप उसके अंदर और रिसोर्सेज वगैरह बढ़ाते हो तो कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अगर आपने कैरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाया तो ये ग्रोथ रेट और ऊपर चली जाएगी, फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली इन ग्राफ्स में अपने को एक तो इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन पे सवाल आ जाता है, और कैरिंग कैपेसिटी निकालना आनी चाहिए। तो कैरिंग कैपेसिटी हमेशा, जब आपका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके हाफ पे आपका सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है ये, कि जहां पे भी आपका हैबिटेट है वहां पे आपकी हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी पे जो पॉपुलेशन होगी, तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, 6 लोग बैठे हुए पलंग के ऊपर अभी, तो 6 लोग बैठे हुए पलंग के ऊपर तो धड़ 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 3 4 5 और आगे बैठ सकता है, वहां पे सबसे फास्ट रहेगा। लेकिन जब तक एक ही बैठा हुआ है तो दूसरे को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बोले पता नहीं कैसा पलंग होगा यार, बैठू कि नहीं बैठू, 2 बैठ जाएंगे तो तीसरा थोड़ी तेज आएगा, फिर चौथा और तेज आएगा, पांचवा और तेज आएगा, छठा और तेज आएगा, लेकिन छठे के बैठते ही सबको लगेगा अरे यार आधी जगह भरा गई, फटाफट बैठ जाओ, तो 7 8 9 फट से बैठ जाएंगे, और जब वो 12 पे बैठ गए फिर तो जगह ही नहीं बची, और 12 पे अनस्टेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये सिंपल पॉइंट्स है। लेट्स मूव ऑन नाउ, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं डेंसिटी और पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में। अब डेंसिटी जो है, अब ऑब्वियस बात है ये कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में आपके लोग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, तभी आप बोल रहे हो कि वहां पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो वो रिसोर्स भी यूटिलाइज करेंगे। अब जब वो रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे तो रिसोर्स क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। अब जब रिसोर्स कंज्यूम होंगे तो रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होने लगेंगे, अगर वो सस्टेनेबली उसको कंज्यूम नहीं करते हैं तो, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हमारा कोई जंगल है, वहां पे अलग अलग इंडिविजुअल्स आते जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट होता जाता है, किसका, डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग पॉपुलेशन की वो डेंसिटी बढ़ाते रहते हैं। अब जब रिसोर्सेज के लिए मारामारी शुरू होती है, तब जाके आपका डेंसिटी का रोल शुरू होता है। तो डेंसिटी कब प्ले करेगी अपना रोल, जब आपका क्या है, रिसोर्सेज के लिए फाइट होना शुरू हो जाए। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर रिसोर्सेज भर के है, तुम एग्जांपल लो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी टोकरी भर के चॉकलेट्स रखी है, तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लोगे, लेकिन अगर लास्ट चॉकलेट रखी है तो फिर शायद शेयर ना करो, है ना। इसका मतलब नहीं है कि तुम शेयर नहीं करोगे, मैं तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तित्व पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं जस्ट जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो रिसोर्सेज कम है तो शायद आप उसको शेयर ना करो, लेकिन प्लेंटीफुल रिसोर्सेज में आप यूजुअली शेयर कर देते हो। वही सारी कहानी यहाँ पे। तो देखो, अगर हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जिसको हमने ग्रोथ रेट बोला है, अगर वो डेंसिटी डिपेंडेंट है, मतलब डेंसिटी बढ़ने के ऊपर उसका डिपेंडेंसी है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ग्रोथ रेट है, तो हमेशा उसका कर्व जो होगा वो ऐसे नीचे जाएगा। जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी ग्रोथ रेट कम होती जाएगी। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ रेट जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, तो आपकी ग्रोथ रेट जो होगी उसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एक और बात ध्यान रखना, यहीं पे ग्राफ्स कुछ इस तरीके से भी बन सकते हैं, वो यहाँ पे बर्थ रेट ले सकते हैं और यहाँ पे आपकी डेंसिटी ले सकते हैं। अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट बर्थ रेट होगी तो ऐसा ग्राफ होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट होगी तो ऐसा ग्राफ होगा। डेथ रेट भी आ सकती है इसी जगह पे और सेम कहानी होगी, डेथ रेट इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी तो ऐसा, डेथ रेट डिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी तो क्या होगा, ये ग्राफ बदल जाएगा। तब डेथ रेट तो बढ़ेगी ना, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी तो आपकी डेथ रेट बढ़ेगी, और डेथ रेट बढ़ेगी तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। जो ग्रीन वाले से बनाया है ये डेथ रेट का है, जो रेड वाले से बनाया है बर्थ रेट का है, और ये कांस्टेंट डेथ रेट और कांस्टेंट बर्थ रेट का है। इससे सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल अपना है प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप में सीन क्या होता है कि आपके जो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप होती है उनकी डेंसिटी कुछ ऐसे चलती है। जब प्रे की डेंसिटी हाईएस्ट होती है तो प्रीडेटर की डेंसिटी मिनिमम होती है, क्योंकि अभी खाने वाले लोग नहीं है तो ये हाईएस्ट पे पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही प्रे की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, प्रीडेटर की डेंसिटी बढ़ने लगती है, और प्रे को खाने की वजह से प्रे की डेंसिटी कम होने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां इक्विलिब्रियम आता है, फिर प्रेडेटर की डेंसिटी बढ़ने लगती है, जहां प्रेडेटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो वो बहुत सारा प्रे खाते हैं, तो प्रे की डेंसिटी बहुत जल्दी गिरने लगती है। फिर इसी तरीके से आपका जब अब प्रे बहुत कम हो गए तो प्रेडेटर को खाना नहीं मिल रहा है, तो प्रेडेटर की डेंसिटी गिर रही है, और क्योंकि प्रेडेटर खाने वाले लोग कम हो गए तो जो शिकार है उसकी डेंसिटी बढ़ने लग गई, और इस तरीके से आपकी ये पूरी प्रे प्रेडेटर डायनामिक्स चलती है। आगे बात समझ में, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, इसको एक बार वापस से सुनना और कमेंट करके बताना कि प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट्स करो, तुम लोग कमेंट्स करोगे और कोई टॉपिक्स पूछोगे तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सजेशंस भी दे सकते हो तुम लोग, डेफिनेटली जो भी तुम्हारे मन में है बिल्कुल बताओ।
आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दोज, जितना मेरे बस में होगा उतना डेफिनेटली आई डू इट, है ना, विदाउट एनी चार्ज ऑब्वियसली। अगली बात कर लेते हैं अपन डेंसिटी के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि अपना आर और के सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। अब ये बहुत डिटेल में तुमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। आई थिंक अभी विजिबल होगा, या परफेक्ट, अभी विजिबल है। नाउ सी राइट, नाउ सी आर स्पीशीज और के स्पीशीज के बारे में बात करें तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन के सिलेक्शन पैटर्न्स कि किस तरीके से वो सिलेक्ट होती है। तो आर स्पीशीज और के स्पीशीज के बारे में पहले समझ लो कि आर का मतलब है बेसिकली रिप्रोडक्शन और के का मतलब है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले समझना है। आर का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन, और के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। तो रिप्रोडक्शन की अगर पहले ही बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आपके जो आर स्ट्रेटेजीज वाले होते हैं ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी फेकेंडिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब फेकेंडिटी बहुत ज्यादा होती है मतलब क्या, मैक्सिमल फीमेल्स जो प्रोड्यूस कर सकती है बच्चे वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे एक डॉग मान लो तुम, इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। फिर इनकी जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी पैदा होते हैं, थोड़ा लाइफ स्पैन का बहुत छोटा होता है। मतलब सपोज करो कि 5 साल 3 साल ऐसा बड़े एनिमल की बात करें तो वो होता है। और इसी वजह से इनका जो वैल्यू ऑफ आर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब वही रिप्रोडक्शन की रेट जो है इनकी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम के की बात करें तो के जो होता है वो स्लो रिप्रोड्यूस करता है। स्लो रिप्रोड्यूस करने की वजह से इसका जो फेकेंडिटी होती है वो कम होती है, मतलब मैक्सिमल जो फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है, मेल जो भी प्रोड्यूस कर रहा है। और इनका जनरेशन टाइम बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत लंबा जीते हैं ये लोग। इसी वजह से इनका जो वैल्यू ऑफ आर होता है वो कम होता है। जिनकी वैल्यू ऑफ आर कम है, अब बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी पे जिएंगे क्योंकि लंबा जीना है, तो कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन करेंगे, इसलिए इनकी हाई के वैल्यू होती है और इनकी लो के वैल्यू होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं डेंसिटी वर्सेस रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो सेंसिटिव नहीं होती है डेंसिटी के, ध्यान रखना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सवाल आ जाता है ये। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी से इंपेक्टेड होती है, और इसकी रैपिड राइज होता है अगर डेंसिटी नीचे गिरती है तो, मतलब अगर कम लोग वहां पे हैं तो फटाफट ये ग्रो करने लगेंगे। मैं आर और के लिए तुमको एक बेसिक मतलब समझा देता हूँ पहले, फिर अपन वापस आगे बढ़ेंगे। तुम एक सा एग्जाम्पल लो कि हाँ, तुमने किसी कॉलोनी में घर लिया, ठीक है, उस कॉलोनी में तुम्हारे घर है और कोई भी दूसरा घर नहीं है। मतलब आपने अभी वहां पे सिर्फ एक घर बना हुआ है, पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है, प्लॉट्स है वहां पे, तो तुम जहां चाहो जो चाहो उस प्लॉट पे कर सकते हो। क्रिकेट खेलना है, अब क्रिकेट खेलना है तो दूसरी कॉलोनी से दोस्त लोग आ जाएंगे ना, ऐसा समझिए। तो क्रिकेट खेलना है या कुछ भी करना है तो आपका वो सब हो सकता है। आपको कहीं पे गाड़ी पार्क करनी है आप कर दो। लेकिन एक एग्जाम्पल और लो, एक कॉलोनी है जहाँ पे सब जगह घर बने हुए और तुम्हारा भी घर वहां पे है, ये हुआ के स्ट्रेटेजीज। वहां पे हर चीज के लिए कॉम्पिटिशन होगा, भैया यहाँ गाड़ी पार्क मत करो, वहां गाड़ी पार्क मत करो, नो पार्किंग, ये वो फलान दिमाग, यहाँ कचरा फेंक दिया, इधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ से पानी गिर रहा है, सब कुछ नाली चौक हो गई है, ये सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि आर स्ट्रेटेजीज जो होते हैं वो ऐसी जगह पे जाके अपने आप को सेटअप करते हैं जहां पे यूजुअली इंडिविजुअल्स नहीं है। इस वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, इनको बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन जो के स्ट्रेटेजीज वाली पॉपुलेशन होती है, सिलेक्शन जिनका होता है, उन लोगों का क्या होता है कि ऑलरेडी सेटअप इन्वायरमेंट होता है और वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। लेकिन वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी पे उनको मेंटेन करना है अपने आप को। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल फिक्स करते हैं, मतलब उनको पेरेंटल केयर देते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा ग्रो करे, कम बच्चे पैदा करो लेकिन लंबे चल सकते लोग। तो आर वाले जो है वो क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे कम ध्यान देते हैं। के वाले जो है वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं ऑफस्प्रिंग की, और क्वांटिटी पे कम ध्यान देते हैं। समझ में आ रही बात है ना, कम बच्चे पैदा करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं के वाले, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पे मेंटेन करना है, और कैरिंग कैपेसिटी पे मेंटेन कौन रह पाएगा, जो ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल स्प्रेड ओवर मेनी ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा 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 करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ ही बच्चे ये लोग पैदा करते हैं और अपना जो मटेरियल होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं कुछ ही ऑफस्प्रिंग के लिए। यहाँ पे पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, ये कीवर्ड है, याद रखना, पेरेंटल केयर। कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो देखो, पॉपुलेशन साइज जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए आपकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा सकती है ना। मतलब इसका कारण क्या होगा, टेम्परेरीली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमेशा कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं होगी, थोड़े समय के लिए ऊपर जा सकती है फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी। यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहेगी, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम स्पीशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैरिंग कैपेसिटी से इक्विलिब्रियम पे रहती है। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल डिस्पर्सल की बात करें, मतलब इसका किस तरीके से फैलेंगे, तो ये बहुत दूर दूर तक फैलने की कोशिश करते हैं लार्ज नंबर्स में। और इसके अलावा जैसे माइग्रेशन की अगर बात करते हैं अपन एनिमल्स में, तो ये आपका आर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, ये बहुत स्लो डिस्पर्स करते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं फिर धीरे धीरे बहुत स्लोली डिस्पर्स होते हैं के वाले।
लाइफ एनर्जी इनटू रिप्रोडक्शन, कितनी एनर्जी रिप्रोडक्शन में देते हैं? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और एनर्जी और मटेरियल बहुत सारा डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा देना है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूजुअली इनएक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे जो एनर्जी और मटेरियल है आपका कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा दिया जाता है, अपनी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अपने घर को सही बनाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्टेबल रखने के लिए अपने को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों पे ज्यादा ध्यान मतलब बच्चे पैदा करने पे, जो पैदा हो गए उनको तो प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, पेरेंटल केयर मिलती है उनको प्रॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यहां तक मुझे लगता है समझ में आया होगा तुमको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगले पे चले अगर अपन, तो और क्या क्या बातें की जा सकती है इसके ऊपर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, लेट्स मूव ऑन। अब लाइफ स्पैन वगैरह की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगर लाइफ स्पैन की बात करें, सॉरी फिजिकल साइज, पहले फिजिकल साइज की बात करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये छोटे इंडिविजुअल होंगे, साइज पर वेट का जो इनका रेशियो होगा छोटे होंगे ये। इसके अलावा ये लार्ज इंडिविजुअल्स होते हैं, साइज बड़ी होती है इनकी, जैसे वुडी स्टेम हो गया, लार्ज रूट, अगर प्लांट्स की बात करें, या टाइगर, एनिमल, ह्यूमंस, ये सब हम बड़े एनिमल्स है जो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हमेशा शॉर्ट लिव्ड होंगे। अभी अभी मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट बहुत फ्लक्चुएटिंग है, इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इनको जस्ट रिप्रोड्यूस करना और मर जाना है। यहाँ पे लॉन्ग लिव्ड होते हैं, बहुत लंबे समय तक जीते हैं, इन्वायरमेंट स्टेबल है इसलिए। हार्श कंडीशन की अगर बात करें तो ये कोई भी ओपन ग्राउंड या हार्श कंडीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं आर स्ट्रेटेजिस्ट वाले, क्योंकि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो धीरे धीरे अडेप्टेशन भी बहुत फास्ट होगा इनके अंदर। ये बहुत अच्छे अडेप्टेड नहीं होते के स्ट्रेटेजिस्ट, है ना। ओपन साइट और हार्श कंडीशन में ग्रो करने के लिए इनको स्पेशलाइज्ड कंडीशन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। मैं अगर अचानक से तुमको अभी अलास्का में या थार डेजर्ट में छोड़ दो तो तुम वहां पे अचानक से शादी करके बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। तुमको वहां पे बहुत अडेप्ट करना पड़ेगा, पहले कई जनरेशन निकल जाएगी, उसके बाद आप सेटअप कर पाओगे वहां पे। आज तक भी हम थार डेजर्ट वगैरह, मतलब ऐसे तो जोधपुर जैसलमेर वगैरह सब थार डेजर्ट नहीं है, बट कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि वहां पे उतनी अच्छी सर्वाइवल नहीं है ना, जितनी सर्वाइवल रेट आपको सेंट्रल इंडिया वगैरह, यहाँ पे डेकन प्लेटू वगैरह में देखने को मिलती है, जहाँ पे अच्छा वाटर वगैरह सब है ना, नर्मदा के आसपास रीजन, ये वाली चीजें। हैबिटाट, हैबिटाट मतलब अभी मैंने बताया था तुमको, हैबिटाट इनके शॉर्ट लिव्ड होंगे ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। यहाँ इनके हैबिटाट स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं, लंबे समय तक एक जैसे रहते हैं। कॉम्पिटिशन, भैया यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा लोग है ही नहीं, तो इस वजह से ये पुअर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। समझ लो ना, एक ही घर है पूरी कॉलोनी में, कॉम्पिटिशन किसी से है नहीं, जो मन कर रहा है वो करो, तो तुम्हारी कॉम्पिटिशन स्ट्रेस भी नहीं आएगा और इस वजह से कॉम्पिटिटर नहीं बन पाओगे। ये लोग लगातार कॉम्पिटिशन में रहते हैं, इसलिए गुड कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अडेप्टेबिलिटी, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, नॉट वेल अडेप्टेड, यहाँ पे इनका मोर अडेप्टेबल होगा, तो जिस वजह से ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को बदलते जाते हैं। लेकिन ये बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए हैबिटाट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, इस वजह से ये रेजिस्टेंट कम होते हैं चेंजेस को लेके, तो ये रेजिलियंस शो करते हैं, मतलब बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ये रेजिलियंस कम शो करते हैं। उसके बाद में डिफेंस, अब क्योंकि इनके अंदर ज्यादा कंपटीशन नहीं दिखता है, डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा नहीं बन पाती है इनकी, यहाँ पे इनकी डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है क्योंकि कांस्टेंट कंपटीशन। डोमिनेंस की बात करें तो वही बात हो गई, कंपटीशन नहीं है तो कोई डोमिनेंस भी नहीं आएगा, तो ना तो इनके अंदर कोई डोमिनेंस होता है और ये लंबे समय में डोमिनेट बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम ईगल से ले सकते हो, है ना। तो ईगल ने जो है डोमिनेंस रख रखा है अपना पूरा बर्ड स्पीशीज पे यूजुअली, और उसका कारण ये है कि वो के स्ट्रेटेजीज में आता है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना, जितने भी एडवांस एनिमल है, हायर एनिमल है, वो सब के स्ट्रेटेजीज है। प्लांट्स जितने भी वो सब के स्ट्रेटेजिस्ट है, और जितने भी यूजुअल लोअर एनिमल है जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली आपका प्रेशर रहता है वो आर स्ट्रेटेजिस्ट है। बट ध्यान रखना, आर स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वही सेटअप करते हैं और फिर आगे जाके आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मैं आगे बताऊंगा, आपकी के स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं। देखो कुछ और पॉइंट समझ लो इसके अंदर। अगर हम बात करें और कुछ, तो आपका जो आर स्ट्रेटेजिस्ट होता है, जिसको मैंने रिप्रोडक्शन के लिए बोला, कैरिंग कैपेसिटी के लिए, तो ये पायनियर्स होता है। कल मैंने सक्सेशन में तुमको पायनियर्स और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बताई थी। पायनियर जो बिल्कुल ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, या सेकेंडरी सक्सेशन है तो कोई लाइफ पहले थी अब नहीं है, वहां से सेटअप करते हैं, वो क्लाइमेक्स या एंड में आके बैठ जाते हैं। सेमिल पैरिटी मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं ये, और इट्रोपैरिटी मतलब कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं ये, है ना। तो ये सेमिल पैरिटी और इट्रोपैरिटी वही वर्ड है, बस इसके कुछ की वर्ड्स हैं। इसके अंदर टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है। टाइप 1 कैसा था, ऐसा टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है, और इनके अंदर टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल नहीं है, आप अकेले ही हो घर में, मतलब आपकी पूरी कॉलोनी में एक ही घर है, तो लगातार आपका ग्रोथ जो होगा वो उस एरिया में धड़ 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 घर बनते जाएंगे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है
इनके अंदर ऐसी लॉजिस्टिक कर्व देखने को मिलता है केस स्ट्रेटेजिस्ट में। ये कुछ की वर्ड्स है, आई थिंक इससे सवाल बन जाएंगे, इससे ज्यादा डिटेल में सीएसआर वाले जाते नहीं है। अगर तुम इनको ढंग से करके जाओगे तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो आज की कहानी में हम लोगों ने समझा अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी, सम की वर्ड्स अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व, स्ट्रेटेजी पैटर्न्स। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स भी देखे, कुछ ग्राफ्स समझने की कोशिश करी, जे शेप कर्व, एस शेप कर्व, है ना। उसके अलावा एज स्ट्रक्चर समझा, बेल शेप किस तरीके से होता है आपका, अर्न शेप, ये सब अरेंजमेंट होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इकोलॉजी इजी यूनिट है, बट बहुत ज्यादा पड़पच में मत पड़ना है इसमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे, तुमसे क्या किसी से भी नहीं बनेंगे। कारण सिर्फ इतना सा है कि वो रिसर्च पेपर बेस्ड होंगे। तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अननेसेसरीली कुछ लोग बिना मतलब हवा बना के रखते हैं कि आप इवोल्यूशन इकोलॉजी करके चले जाओ तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। सारे सवाल नहीं बनेंगे बेटा, आप समझो इस चीज को। आप कितना भी इकोलॉजी पढ़ के चलाओ, आप हिस्ट्री पढ़ के चले जाओ, आप सारे रिसर्च पेपर पढ़ के चले जाओ, फिर भी सारे नहीं बना पाओगे। उसका सीधा कारण सिर्फ इतना सा है कि उस टाइम पे आपको जो जम्बलनेस मिलती है क्वेश्चंस की, वो आपकी इकोलॉजिकल एप्टीट्यूड को थोड़ा चैलेंज तो करती है। ठीक है, तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर यू इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो आई विल बी सीइंग यू टुमारो एज सच। और कल हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है वो भी। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। And please do comment, and if possible share with your friends. If you are liking the lecture, if you have any suggestion, please go with the suggestion. I am happy to hear it. Any criticism, definitely welcome. ठीक है, तो thank you guys. I see you tomorrow with a new lecture called community ecology. Bye bye.